करारा जवाब। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सास का करारा जवाब। मनोरमा जी सुबह 5 बजे कमरे में बैठकर भगवान जी की पूजा कर रही है। जैसे वो पूजा की घंटी बजाती तभी पास में ही बहू के कमरे से आवाज़ आती है, माँ जी इतनी सुबह सुबह उठकर घंटी बजाने लगती है, कोई और काम नहीं है क्या? सुकून से सोने भी नहीं देती हो। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि सुबह 5 बजे उठकर हम लोगों की नींद डिस्टर्ब मत किया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। सुबह 5 बजे ही पूजा करनी है। अरे 10 बजे पूजा कर लोगे तो कौन सा तुम्हारे भगवान जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुबह 5 बजे उठकर ही पूजा करनी है, हमारी नींद को डिस्टर्ब करना है। बहू गुस्से में लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। मनोरमा जी रामायण के पाठ को धीरे धीरे करने लगती है। तभी बहू मनोरमा जी के पास कमरे में आती है, कहती है, क्या माँ जी तुम्हें पता है इतवार हफ्ते में एक बार आता है और इतवार को हम दोनों को तो सोने की आदत है। आज अरुण और तुम्हारे बेटे की छुट्टी होती है। वैसे तो मुझे रोज़ सुबह सुबह सबका टिफिन बनाने के लिए उठना ही पड़ता है, तो कम से कम आज के दिन तो मुझे सुकून से सो लेने दीजिए दिया करो। सुबह सुबह घंटी बजाकर हम सबको जगाकर दिमाग खराब कर देती हूँ। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का तो ध्यान दिया करो। पूरे हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है। चिल्लाकर बहू अपने कमरे में चली जाती है और धड़ाम से दरवाजे को बंद कर देती है। कमरे में बैठे हुए मनोरमा जी के पति अशोक जी कहते, भगवान मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि थोड़ा लेट उठा करो, जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी तुम्हारे घुटनों में दर्द होता है, सुबह सुबह उठने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, और वैसे भी अब तुम्हारा बुढ़ापा है तो इतनी जल्दी उठकर क्या करोगे? अब थोड़ा सा शरीर को आराम दो। पूजा करने के बाद मनोरमा जी कहती है, क्या करूँ, मेरी तो हमेशा से ही सुबह 5 बजे उठने की आदत रही है और सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा करती हूँ। अगर मैं देरी से उठती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी आदत को नहीं बदल सकती हूँ। हाँ, कल से पाठ धीरे धीरे करूँगी जिससे बहू को आवाज़ न जाए, लेकिन क्या करूँ, मैं तो कितनी भी धीरे धीरे पाठ करूँ फिर भी बहू जरी सी बात में जाग जाती है। अशोक जी कहती है, ठीक है, तुम बहू की बातों से ज़्यादा परेशान मत हो और यह सब छोड़ो। यह बताओ, आज इतवार है और मेरे नाश्ते में क्या बना रही हो? बहुत दिनों से बेसन के चीले नहीं खाए हैं, आज मेरे लिए तुम बेसन के चीले बना दो। पिछले 1 महीने से बहू से बेसन के चीले बनाने के लिए कह रहा हूँ। कल भी मैंने उसे बेसन के चीले बनाने को कहा था तो उसने यह कहकर मना कर दिया था कि पिताजी सुबह सुबह मेरे लिए एक काम होते हैं। अब बच्चे का टिफिन पैक करो या घर का खाना बनाओ कि तुम्हें बेसन के चीले बना कर दो। मुझसे इतनी सारी चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं, जो बनाए हैं वही खा लो। बहू भी ठीक कहती है, सुबह सुबह उसे बहुत सारे काम होते हैं। मनोरमा जी अपने पति की बात सुनकर मन में सोचने लगती हैं, मैं भी बहू से बहुत दिनों से कह रही हूँ कि बहू मुझे पालक की कढ़ी खानी है, लेकिन बहू कढ़ी बनाने से नहीं देती है। जब भी उसे कढ़ी बनाने की बात करो तो कहती है कि कढ़ी न तो आपके बेटे को पसंद है, ना ही अरुण खाता है, इसलिए घर में कढ़ी नहीं बनेगी। अगर कढ़ी बनेगी तो बच्चा भूखा रहेगा। और सुमन को भी कढ़ी पसंद नहीं थी। एक वजह यह भी थी कि उसे 2-2 सब्जी बनानी पड़ेगी, इसलिए वो घर में कभी कढ़ी नहीं बनाने देती थी। न तो खुद बनाती थी और न बनाने देती थी। तभी अशोक जी कहते, क्या सोच रही हो मनोरमा, मैं अभी नहा कर आता हूँ, तुम जब तक बेसन के चीले बना लो। दरअसल रविवार के दिन मनोरमा जी अपना और अपने पति का नाश्ता खुद ही बनाती है, क्योंकि बहू 10 बजे तक सोकर उठती है। 6 बजे तक अपनी पूजा करने के बाद मनोरमा जी रसोई में गई, अपने और अपने पति के लिए 2 कप चाय बनाई और बेसन के चीले बनाने के लिए मनोरमा जी ने रसोई में सब कुछ बेसन देख लिए, लेकिन उन्हें बेसन नहीं मिला। पहले मन हुआ कि बहू से पूछ ले कि बेसन किधर रखा है, लेकिन उसके कदम किचन में ही नहीं रुक गए कि अगर बहू को पूछने गई तो उसे जगाया तो वो फिर से गुस्सा करेगी। इससे अच्छा तो किचन में रखा है वही खा लेते हैं। किचन के डब्बे को खोलकर मनोरमा जी देखने लगती है कि कुछ खाने को मिल जाए। तभी एक डब्बे में उन्हें बिस्किट का पैकेट रखा मिलता है, चाय के साथ उसको लेकर आ गई। 10 बजे तक अशोक जी की बहू सुमन रसोई में आई तो चिल्लाती हुई बोली, माँ जी मैंने अरुण के लिए एक बिस्किट का पैकेट रखा था, वो कहाँ पर है?
दिख नहीं रहा। माँ जी जरा रसोई में तो आओ, मुझे वो बिस्कुट का पैकेट ढूंढ कर दो। मनोरमा जी हड़बड़ा कर रसोई में आती हैं। क्या हुआ बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माँ जी मैंने डब्बे में अरुण के लिए एक बिस्किट का पैकेट रखा था, मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। मनोरमा जी कहती बेटा उस पैकेट के बिस्किट तो मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने खा लिया है। चाय के साथ आंखें तरेलते हुए सुमन कहती है क्या बिस्किट आप दोनों ने खा लिए? एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। पूछ बहू, तुम सो रही थी तो मैंने जगाना सही नहीं समझा, और चाय के साथ रसोई में मुझे कुछ खाने को दिख नहीं रहा था। नमकीन भी खत्म हो गई थी। तुम्हारे ससुर जी को बेसन के चीले खाने थे, उसी बनाने के लिए मैंने पूरी रसोई में बेसन ढूंढा, मिला ही नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो बिस्किट के पैकेट के साथ ही हम दोनों ने चाय पी ली थी। सुबह सुबह खाली चाय नहीं पी जाती। तुम्हारे ससुर को पेट में गैस बनती है, पर तुम चिंता मत करो, अभी तो रोहित सोकर भी नहीं उठा है। मैं तुम्हारे ससुर जी से कहकर उसके लिए बिस्किट के 2 पैकेट मंगवा देती हूँ। ठीक है माँ जी, जल्दी से मंगवा दीजिए। आप भी न सुबह से एक तो जगह का पूरा मूड खराब कर देती है, ऊपर से रसोई की चीज़ों को भी नहीं छोड़ती है। बहू ऐसे क्यों कह रही हो जैसे मैं दूसरों की रसोई में हूँ? अपनी ही रसोई में कोई चीज़ उठाकर खा ली तो उसमें क्या गलत कर दिया? और अब क्या एक बिस्किट के पैकेट के लिए भी मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? आज बड़ी मुश्किल से मनोरमा जी ने हिम्मत करके बहू से कह दिया कि क्योंकि जब देखो तब बहू उन्हें रसोई में आने से रोक टोक करती और उन्हें कोई भी चीज़ खाने से मना करती थी। थोड़ी देर में अशोक जी पास की दुकान से बिस्किट के पैकेट को लेकर रख दिए। सुमन कहती है माँ जी तुम लोगों का चाय नाश्ता तो हो गया है, अब ऐसा करिए मैंने फ्रिज से सब्जियां निकाल रखी है, उनको फटाफट से काट देना, आज मुझे ढेर सारा खाना बनाना है। मेरे मायके से सभी लोग आ रहे हैं, बहुत दिनों में मैं उन सब से मिली नहीं थी, मेरे पास भी उनके पास जाने का समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने अपने भाई भाभी और बहनों को अपने घर बुला लिया है। अब इतने सारे लोगों का खाना बनाना है तो आपको सहायता तो करनी ही पड़ेगी। मैं अकेली इतने सारे लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आप सारी सब्जी काट देना, आटा लगा कर रख देना, और हाँ घर की साफ सफाई भी कर देना। बहू मैं इतने सारे काम नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें तो पता है ज़्यादा देर खड़े रहने से मेरे घुटनों में दर्द होने लगता है। तुम नहाने जा रही हो उससे पहले कम से कम घर की साफ सफाई तो करती जाओ। मैंने तो नहा लिया है, नहाने के बाद मेरे से साफ सफाई का काम नहीं बनता है, पूरे कपड़े गीले कर लेती हूँ, दोबारा से नहाना पड़ेगा। रसोई में सहायता कर दूंगी पर साफ सफाई का काम तुम ही कर लो। क्या माँ जी आप भी बच्चों की तरह काम करती हो? मैं तो इतना सारा सफाई का काम कर लेती हूँ, मजाल है कि मेरी दुपट्टा भी भीग जाए और आप पूरी साड़ी को भिगो कर रख लेती हैं। बात बात पर सुमन अपनी सास का अपमान करती रहती है। जब भी मौका मिलता है अपनी सास की बेइज्जती से पीछे नहीं हटती। घर का सारा काम तो करा लेती थी, लेकिन कभी भी उनके मुंह से अपनी सास के लिए 2 शब्द तारीफ के नहीं निकलते थे। वो तो हमेशा इसी मौके की तलाश में रहती कि कब वो अपनी सास को 4 सुना सके और उनकी कमियां निकाल सके। खुद को बहुत होशियार समझती थी और हमेशा अपनी सास को बेवकूफ़ समझती थी। वो तो कभी मनोरमा जी के लाड़ प्यार को समझ ही नहीं पाई कि मनोरमा जी उसे अपना समझ ही उसकी सहायता करती है। बहू के मायके वालों के आने से मनोरमा जी बहुत खुश है। इतने वर्षों बाद मनोरमा जी के घर में बहू आई है। पीयूष इकलौता बेटा था। मनोरमा जी के कोई बेटी नहीं थी और उन्हें बेटी न होने का दुख पूरी जिंदगी रहा, इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि जब भी बेटे की शादी हो गई उनके घर में बहू आएंगी तो अपनी बहू को वो बेटी की तरह ही रखेगी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। इसलिए वो बहू की हर गलती को बेटी समझकर माफ़ कर देती थी कि अगर इस जगह मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती? कभी नहीं करती। इसलिए वो खुद का आकलन करके बहू के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन बहू ने कभी उन्हें अपना नहीं माना था। वो तो बस अपनी सास में कमियां निकालती रहती और उन्हें सुनाने का मौका ढूंढती, और फिर जैसा ही बहू कह कर गई थी बहू के कहे अनुसार मनोरमा जी रसोई में सारी सब्जियों को फटाफट से काटने लगे। आटा लगा कर रख दिया, पूरी स्लैब साफ करके रख दी कि बहू आएगी तो सब्जियां बना लेंगी। जब तक वो नहाने गई थी पोता भी उठ गया। मनोरमा जी के पोते को ब्रश करा के उसको नाश्ता करा देती है, उसको तैयार करके दादाजी के साथ घूमने के लिए भेज दिया। यह कहकर कि आज अरुण को बाहर घूमने ले जाओ, घर में मेहमान आने वाले हैं, बहू के मायके से बहुत सारा काम है,
अरुण परेशान करेगा, इसलिए मैंने उसको खिला पिला कर दिया है। आप उसको घुमा लाओ, तब तक हम दोनों मिलकर घर के काम समेट लेंगे। अशोक जी खुशी खुशी पोते को लेकर पार्क की तरफ निकल गए। मनोरमा जी और अशोक जी का बेटा अपने माता पिता के साथ पतक घर में रहता था। अशोक जी का मसाले का बहुत बड़ा बिजनेस था। बिजनेस को संभालने के लिए वो अपने पिता के साथ हाथ बटाने लगा था, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है। अगर वो अपने पिता की बिजनेस को छोड़कर कहीं और नौकरी करने जाएगा तो कुछ समय बाद उसके पिता का बिजनेस ठप हो जाएगा। कौन उसे संभालेगा? इसलिए वो पिता के बिजनेस को संभालने लेता है। उसे बहुत ज़्यादा इनकम भी नहीं थी। कभी कभार दुकान पर अशोक जी भी चले जाया करते थे, लेकिन 2 साल से पूरा बिजनेस बेटे ने संभाला हुआ है। दोपहर तक बहू के मायके वाले आ जाते हैं। सुमन के भाई भाभी बहुत सारे उपहार और मिठाई लाए हैं, जिसमें सुमन की माँ ने देसी घी के लड्डू बनाकर भेजे हैं। सुमन लड्डू का डब्बा उठाकर अपने कमरे में रख देती है। सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद सुमन के भाई भाभी को अपने कमरे में लेकर गई और उधर बैठ कर के बातें करने लगी। इधर पूरे घर से मनोरमा जी रसोई में लगी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी कमर और पैर में दर्द होने लगे थे। वो अपने कमरे में आके आराम करने लगी। शाम के समय सुमन सास के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी चाय का समय हो गया है, अभी तक चाय नहीं बनाई, चाय बना दीजिए। आपके हाथ की अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, और आपको तो पता है मायके के सभी लोग आए हैं तो काम करने में मन कहाँ लगता है। यह लगता है सबसे बैठकर बातें ही करते रहो। बातें बनाते हुए उसने अपनी सास से कहा। मनोरमा जी बहू की बात सुनकर घुटनों का हाथ फेरते हुए उठकर बैठ गई। कहती है, ठीक है बहू, मैं अभी सबके लिए चाय बना देती हूँ। सबको चाय बनाने के बाद मनोरमा जी सभी को चाय दे देती हैं। बहू के कमरे में मायके से आए हुए देसी घी के लड्डू रखे हैं। मनोरमा जी डब्बे में से 2 लड्डू ले जाती है। थोड़ी देर बाद सुमन ने देखा कि मिठाई का डब्बा खुला हुआ है और उसमें से 2 लड्डू भी नहीं है। सुमन सास को आवाज़ देते हुए कहती है, माँ जी जरा इधर आओ, कुछ पूछना है। मनोरमा जी हाथ में लड्डू लेकर कमरे में पहुँचे ही थे कि बहू की आवाज़ सुनकर वापस से कमरे में आ गए। अपनी सास के हाथ में लड्डू देखकर सुमन लड्डू को सास के हाथ से छुड़ा कर वापस डब्बे में रख देती है और कहती है, माँ जी जो मेरी माँ ने मेवे और गोंद के लड्डू मेरे लिए बनाकर भेजे हैं, आपने क्यों उठा लिए? मैंने माँ को कहा था कि मेरी कमर में दर्द रहता है, इसलिए माँ ने मुझे बादाम और सोट के लड्डू बनाकर भेजे हैं। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर मनोरमा जी आश्चर्यचकित रह गई। कमरे में उसके मैके के भाई भाभी और बहनें भी बैठी थी। वो भी मनोरमा जी को चोर की नज़र से देख ही रहे थे। मनोरमा जी बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई चोर हो। बहू ने मनोरमा जी के हाथ से लड्डू छीन तो लिए, लेकिन इतना अपमान मनोरमा जी के लिए असहनीय था। वो तो बहू का मुंह ताकती रह गई। आंखों में आंसू झलक पड़े कि 2 लड्डू के लिए बहू ने उन्हें सबके सामने इतना सुना दिया। ऐसे भी नहीं होता है, वो तो अपनी बहू के लिए क्या नहीं करती है। आज सुबह से ही अपनी बहू के मायके वालों के लिए रसोई में सभी खाने में लगी हुई थी। काम करते करते मेरी कमर दर्द हो गई। यह तो बहू को दिखाई ही नहीं देता। अगर मैंने उसके मायके के 2 लड्डू ले लिए तो उसमें मेरे हाथ से छीन लिए। बहू अपने लड्डू वापस डब्बे में रखकर डब्बे को उठा करके रख गई, लेकिन रसोई में खड़ी मनोरमा जी की आंखों के आंसू कम नहीं हो रहे थे। उनसे यह सहन नहीं हो रहा था कि कितने अपमान के साथ उनके हाथ से लड्डू छीन गए। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप से बैठ ही गई। उन्हें आंखों में आंसू देखकर अशोक जी कहते, क्या हुआ भगवान, बहू तुम्हें क्यों बुला रही थी, कोई काम ही क्या? उसको जब मनोरमा जी कोई जवाब नहीं देती तो अशोक जी अपनी पत्नी के पास आते हैं। आंखों में आंसू देख करके पूछते हैं, अरे क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं और तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो? अपने पति के द्वारा बार बार पूछे जाने पर मनोरमा जी बहू की बातों को छुपा नहीं पाती और रोते हुए कहती हैं, क्या अब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं? क्या रसोई पर मेरा कोई अधिकार नहीं? जब देखो तब बहू छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरा अपमान कर देती है। सुबह बिस्किट का पैकेट ले लिया तो उस पर मुझे कितना सुना दिया, और अभी मैंने उसके मायके से आए 2 लड्डू उठा लिए तो उसने मेरे हाथ से छीन लिए। क्या मैं उसके मायके से आए हुए कोई चीज़ अपने हाथ में लेकर नहीं खा सकती हूँ? लड्डू तो थे, ऐसा क्या था जो बहू ने सबके सामने मेरे हाथों से छीन लिया? इतना कहकर मनोरमा जी भबक कर रो पड़ी।
उनके पति को भी बहू का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि जिस घर को मनोरमा जी ने इतने मन से बनवाया था और इतने दिनों तक उन्होंने रसोई में काम किया है, लेकिन आज उन्हें अपनी ही रसोई में बहू से पूछ कर के चीज़ें लेनी पड़ती हैं। यह तो अच्छी बात नहीं है। माना कि रसोई बहू को ही संभालती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी सास को रसोई से बाहर निकाल देगी या कोई चीज़ सामान नहीं खाने देगी। हम तो अपनी किसी भी चीज़ के लिए बहू को मना नहीं करते, लेकिन बहू छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितनी रोक टोक और टोका टोकी करती है। यह बात तो मैं भी बहुत समय से महसूस कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही बेटी बहू से बात करूँगा। अभी उसके मायके वाले हैं, अभी बात करना सही नहीं होगा। जब वो सभी लोग चले जाए तब मैं मौका देकर बेटी बहू से बात कर लूँगा और अब तुम्हें कोई छोटी छोटी चीज़ों पर रोका टोकी नहीं करेगा। फिर माहौल को हल्का करने के लिए अशोक जी कहते हैं, मैंने तुम्हें खुश रखने के लिए 7 वचन दिए हैं, तो बुढ़ापे में उम्र की इस पड़ाव पर तुम्हें दुखी कैसे देख सकता हूँ? आखिर तुम मेरी धर्मपत्नी हो। मैं इतने पैसे कमाता हूँ, इतनी पेंशन मिलती है, तो क्या मेरी पत्नी छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होगी? बहू की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी खाने पीने की चीज़ों के लिए। ऐसा कतई नहीं हो सकता। अगर बहू को यह चीज़ समझ में नहीं आती तो उसे समझानी पड़ेगी कि घर में अपना पराया न किया करे। तुम तो उसके साथ कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करती हो। जो भी होता है सब कुछ रसोई में खुला छोड़ देती हो। जिसको जितना खाना है खा ले, अपनी चीज़ों पे कभी कोई अधिकार नहीं जताती हो। अरे खाने पीने की चीज़ों ही तो है। उस घर पर बहू को इतना गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। अपने पति के समझाने पर मनोरमा जी शांत हो जाती है। तभी उनकी बहू सुमन उनके अपने सास ससुर के कमरे में आई और कहती है, माँ जी आज मेरे भाई भाभी इधर ही रह रहे हैं। दरअसल बहुत दिनों बाद आए हैं तो बातें पूरी नहीं होती हैं, तो उनके खाने पीने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। आप जल्दी से आ जाओ और रसोई में खाने की तैयारी करनी शुरू कर दो। मैं और भाभी के बाद में आ कर के आपकी मदद कर देंगे। आप पहले सब्जियां काटना शुरू कर दो। मनोरमा जी के पति बहू से कहते, बहू जब तुम्हारी सास तुम्हारे मायके से आए 2 लड्डू नहीं खा सकती है तो तुम्हारे मायके वालों के लिए खाना क्यों बनाए? वो तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम उनके लिए खाना बनाओ, तुम ही उनकी सेवा करो। मेरी पत्नी तुम्हारे मायके वालों के लिए कोई काम नहीं करेंगी। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बूढ़ी सास के हाथ से 2 लड्डू छीनती हुई? जब तुम्हारे मायके से आए हुए लड्डू तुम्हारे हैं तो तुम्हारे मायके से आए भाई भाभी के काम भी तुम्हारे हैं। उन कामों को तुम ही करो, खाना भी तुम ही बनाओ। मनोरमा खाना नहीं बनाए कि वो काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाएगी। अपने ससुर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सुमन दरवाजे पे खड़ी खड़ी दंग रह गई। उसे तो लग रहा था कि वह रसोई में सास को धमका रही है, ससुर जी को भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन आज सास ने ससुर जी से शिकायत लगा दी। आज मनोरमा जी भी अपनी बहू को देख करके चुप नहीं रहती है। कहती है, बहू अब मैं रसोई में तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करूँगी। अपने भाई भाभी और बहनों के लिए खाना खुद ही बनाओ। वैसे भी सुबह से काम करते करते मेरी कमर में दर्द हो गया है। कमर दर्द की बात सुनते ही अशोक जी कहते, मनोरमा तुम्हारी कमर में जब भी दर्द होता है तुम हमेशा अपने लिए गुड़ और सोट के लड्डू बनाती थी। ऐसा करो, मैं अभी बाजार जाकर के 8 किलो घी और 5 किलो मेवा लेकर आता हूँ। तुम कल ही अपने लिए लड्डू बना लेनी। पूरी सर्दियाँ भर चलेंगी, नाश्ता बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, बिस्किट के पैकेट से हमारा नाश्ता नहीं होता है, हमें तो दूध और लड्डू चाहिए। हमने हमेशा ही दूध और लड्डू का नाश्ता किया है। बहू वो यह भूल में तो बिल्कुल भी मत रहना कि तुम ही लड्डू खाना जानती हो। हमने पूरी जिंदगी लड्डू का ही नाश्ता किया है। अपने ससुर जी की बात सुनकर सुमन दंग रह गई। बड़बड़ाते हुए रसोई में चली गई। जब मनोरमा जी ने खाना बनाने से मना कर दिया तो आज अकेले ही उसको खाना बनाते बनाते पूरे 2 घंटे हो गए। उसकी बहनें और भाभीयों ने थोड़ा बहुत उसका हाथ बटाया, लेकिन सारी जिम्मेदारी तो सुमन की ही थी। उसे ही सारा काम करना पड़ा। काम करते करते रात के 12 बज गए, तब जाकर सो पाई। इतना सारा काम सुमन ने ससुराल में कभी अकेले नहीं किया था। आज उसे अपनी सास की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी कि सच में उसके सास रसोई में हाथ बटाती है तो काम कितनी जल्दी निपट जाता है। लेकिन आज जब उसकी सास रसोई में नहीं आई तो उसी काम को करने में उसे कितना समय लग गया। सब्जी को काटने में छिलके भी 1 घंटा निकाल गया। आज सुमन को
अपनी सास की अहमियत पता चल रही थी। दूसरे दिन अशोक जी सुबह सुबह ही 8 किलो घी और मेवा भी लाकर रख देते हैं। शाम तक मनोरमा जी गोंद और मेवे के इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाती कि जिसकी खुशबू पूरे घर में क्या पूरे मोहल्ले में महक रही थी। वैसे मनोरमा जी को लड्डू बनाने का बहुत शौक था और वो लड्डू बनाते भी बहुत स्वादिष्ट थे। लड्डू बना करके रसोई के सैलाब पे रख देती है। एक तरफ बहू के डब्बे में थोड़े से उनके मायके के लड्डू पड़े हैं, दूसरी तरफ एक बड़ी सी टंकी भर के उसकी सासू माँ ने लड्डू बने हुए हैं। सास के हाथ से बने हुए लड्डू देखकर सुमन दंग रह गई, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि ससुर जी को पेंशन मिलती थी और उन्होंने अपने पेंशन के पैसे से ही सारे लड्डू बनवाए हैं। सुमन की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो सासू माँ के बने हुए लड्डू को उठा ले, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अपनी सासू माँ के साथ किया था उसे लग रहा था कहीं उसकी सासू माँ भी उसे लड्डू खाने से मना न कर दे। देर रात में इतना सारा काम अकेले करने की वजह से सुमन की कमर में दर्द होने लगा, क्योंकि सुमन ने इतना सारा काम इकट्ठे कभी नहीं किया था। अगर घर में कभी कोई 4 रिश्तेदार भी आ जाते थे तो मनोरमा जी हमेशा बहू का काम बटा देती थी, जिससे सुमन को कभी इतने सारे काम नहीं करने पड़ते थे। लेकिन कल उसने अपनी सास के साथ जो व्यवहार किया था उसकी वजह से मनोरमा जी ने बहू के साथ रात को कोई काम नहीं कराया। सुमन की कमर में इतना ज़्यादा दर्द था कि वो ठीक से उठ बैठ भी नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से वो नहाने के लिए निकल गए, लेकिन बाथरूम में फिसल कर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी कमर में और भी तेज दर्द होने लगा। मनोरमा जी बेटे को फ़ोन करती जल्दी से बहू को हॉस्पिटल लेके जाओ। अस्पताल में डॉक्टर सुमन का अच्छी तरह से चेकअप करके कहता है कि रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, आपको आराम करने की ज़रूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, हफ्ते भर तक इसको खाइए, आराम मिल जाए। बहू की तबीयत खराब हो जाने की वजह से मनोरमा जी चिंतित हो गई। वो बहू के कमरे में गई और कहती है, बेटा तुम अपने अच्छे से ख्याल रखो, काम की कोई चिंता मत करो, मैं सारे काम कर लूँगी, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ। अपने हाथ में वो एक प्लेट लिए है जिसमें अपने हाथ के बने हुए देसी घी सोट के लड्डू रखे हैं। बहू को लड्डू खिलाते हुए कहती, सुमन तुम इन लड्डुओं को खाओ, मैंने बहुत ही अच्छे लड्डू बनाए हैं, इसमें बहुत सारी गोंद डाली है जो तुम्हारी कमर दर्द में आराम देगी। गोंद खाने से कमर दर्द नहीं होता है, तुम पूरे महीने भर इन लड्डुओं को खाओ, बहुत आराम मिलेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे लिए और लड्डू बना दूंगी। बहू के सर पे हाथ फेरते हुए मनोरमा जी कहती हैं। अपनी सासू माँ के प्यार भरे स्पर्श को पाकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ के रोने लगती है। कहती, माँ जी मैंने आपसे कितना भला बुरा कहा, लेकिन आपने मेरी एक भी बात का बुरा नहीं माना। मुझे ज़रूरत पड़ी तो भाग भाग कर सारे काम कर रही थी, मुझे बनाकर खिला रही है, यहाँ तक कि मैंने आपके हाथों से अपने मायके से आए हुए लड्डू भी छीन लिए थे, लेकिन आपने पूरी लड्डू की टंकी मेरे लिए रख दी। मुझे माफ़ कर दो। मनोरमा जी को सासू माँ के निस्वार्थ प्रेम को देखकर अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। माँ जी मुझे अपनी छोटी सोच पर शर्म आ रही है कि मैं कितनी छोटी सोच वाली हूँ और आपका दिल कितना बड़ा है। माँ जी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मैंने तो छोटी छोटी बात पर, एक बिस्किट के पैकेट पर भी आप पर गुस्सा किया है, लेकिन आपने सारे काम बहुत ही समझदारी से किए हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं अब आपसे कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करूँगी। यह घर जितना मेरा है उससे ज़्यादा आपका है। आप इस घर में सबसे पहले आए हैं तो आपका भी इस घर में सबसे ज़्यादा हक है। अब मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगी, मुझे माफ़ कर दो माँ जी। मनोरमा जी बहू से कहती कि बेटे तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने तो तुम्हें कभी पराया नहीं समझा, लेकिन तुम्हें ही मुझे अपना समझने में बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें बात समझ में आ गई और यही मेरे लिए बहुत है। मनोरमा जी बहू को माफ़ कर देती है और दोनों सास बहू के इस मिलन को देखकर अशोक जी भी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों शादी के बाद घर गृहस्थी को चलाने में जितना पति पत्नी का योगदान होता है, घर को खुशहाल बनाने में उतना ही योगदान सास बहू का भी होता है। अगर सास बहू में खूब पड़ती है तो घर का माहौल भी हमेशा खुशनुमा रहता है, लेकिन यह कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर एक तरफ से कोशिश होती रहेगी तो माहौल कभी नहीं सुधरेगा। सास को भी समझना चाहिए और बहू को भी अपनी सास को समझना चाहिए। तो दोस्तों घर गृहस्थी के जितने गाने पति
पत्नी के दो पहिए से चलती है, उतनी सास बहू से भी चलती है। सास बहू की जोड़ी ही कुछ ऐसी होती है जहाँ पर रूठना मनाना और खट्टी मीठी नोक झोंक पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। हमारे पास जो रिश्ते हैं उनको संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है हमें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम सीमित रिश्ते हैं। जिनके पास रिश्ते नहीं होते उन्हें रिश्तों की ज़्यादा कमी महसूस करते हैं, पर जिन्हें सब कुछ मिला होता है उन्हें बहुत देर में उसकी कीमत समझ में आती है। तो दोस्तों, आज की यह हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।